सर ये तो मर चुकी है। रेडी, एम्बुलेंस को फोन करो। ये सब कैसे हुआ? मैंने देखा था सर। क्या हुआ था? सर हमारे आंखों के सामने एक ट्रक आया और इस औरत को कुचलकर चला गया सर। श्रेया कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ थे? सर हम लोग उस चाय की दुकान पर चाय पीने आए थे, तभी मैंने देखा सर कि ये औरत वहां से भागती हुई आ रही थी सर। सर शायद ये स्पीड में आते हुए ट्रक को देखकर डर गई होगी, इसे पता ही नहीं चला होगा कि क्या करे। पर उस ट्रक ड्राइवर को तो पता होना चाहिए था कि उसे क्या करना है। वो ब्रेक लगा सकता था, ट्रक को दूसरी ओर मोड़ सकता था, या फिर एक्सीडेंट के बाद पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को सरेंडर कर सकता था। एक औरत को ठोकर मार के भागना, ये कहाँ की इंसानियत है? सर वो इंसान नहीं, हैवान था सर। वो ट्रक को फुल स्पीड में लेकर आया सर और इस औरत को कुचलकर चला गया। तुमने उस ट्रक का नंबर नोट किया? नंबर देखा था? हाँ सर। इस औरत के हाथ में कोई पर्स या बैग वगैरह था? नहीं सर। लेकिन सर इस औरत के हाथ में एक बच्चा था। क्या? इस औरत के हाथ में बच्चा था? हाँ सर, इस औरत के हाथ में एक बच्चा था और ये बच्चों को लेकर भाग रही थी। लेकिन सर जब एक्सीडेंट हुआ तो इसके हाथ में कोई बच्चा नहीं था। सर बच्चा था इसके हाथ में और एक मिनट, आप ठीक से याद करके बताओ, आपने क्या देखा था? सर मैं अपनी दुकान में था और इस औरत को देखा तो इसके हाथ में एक बच्चा था और ये बच्चे को लेकर भाग रही थी साहब। जिन्होंने इस औरत को बच्चे के साथ भागते हुए देखा, और इन साहब का कहना है कि इस औरत के हाथ में बच्चा था ही नहीं। पर अगर इस औरत के हाथ में वाकई में बच्चा था तो बच्चा कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस औरत ने बच्चे को कहीं छोड़ दिया? हो सकता है फ्रेडी, उस बच्चे को ढूंढना होगा। आप रेडी? सर बच्चा टोकरी में है सर। अरे उस औरत ने बच्चे को यहाँ पे टोकरी में छोड़ दिया। लेकिन सर कोई अपने बच्चे को इस तरह टोकरी में छोड़ के क्यों जाएगा? हाँ साहब कहिए। ये बच्चा यहाँ इस टोकरी में कैसे आया? बच्चा? हाँ सर मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी दुकान लगा रहा था, फल लेने गया था। इसका मतलब है मरने से पहले इस औरत ने इस बच्चे को यहाँ टोकरी में रखा। हमें उस मरी हुई औरत का पता लगाना है और ये बच्चा। इस बच्चे को हम अपने साथ लेके चलते हैं। इस बच्चे का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। पहले ये पता करते हैं कि इस बच्चे के परिवार में है कौन। सर उस औरत के बैकग्राउंड के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, पर डॉक्टर सालुंके ने कुछ जरूरी बात पता लगा ली है। वो क्या? इस औरत का और उस बच्चे का खून का कोई रिश्ता नहीं। क्या? इस बच्चे का और उस औरत का डीएनए मैच नहीं हो रहा है? जी सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया, उस औरत ने इस बच्चे को चुरा लिया और फिर वो भाग रही थी। हो सकता है सर। काम करना पड़ेगा, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता लगाना पड़ेगा कि क्या किसी ने बच्चा गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या। और डॉक्टर सालुके का इस बच्चे की माँ के बारे में भी कुछ कहना है सर। क्या? इस औरत ने जो सैंडल पहने हुए थे, उस सैंडल के नीचे के हिस्से की तरफ हमें खून के कुछ अंश मिले। उस खून का डीएनए करने से पता चला कि उस खून का डीएनए और उस बच्चे के खून का डीएनए आपस में मैच होते हैं। और उस औरत की उम्र जिसका वो खून है लगभग 28 से 30 साल होनी चाहिए। खून के निशान? फिर जरूर इस बच्चे की माँ बुरी तरह से घायल हुई होगी। सर हो सकता है उस अनजान औरत ने ही हमला किया हो बच्चे की माँ पर और बच्चे को लेकर भाग गई। सर लगता है ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। उस औरत का एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझ के खून किया गया है। सर हमने आरटीओ में भी पता किया, ट्रक का नंबर उनके रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। ये देखो बॉस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम तो तब होगा जब बॉस का फोन आएगा।
तो क्या जवाब दोगे? ये काम अधूरा छोड़ दिया। सर, एक ऐसा सुराग मिला है जिससे पता चल सकता है कि ये औरत है कौन। वो क्या? ये उस औरत के कपड़े हैं। इस पे लॉन्ड्री का टैग लगा हुआ है। बस सुबह इस टैग से पता लगाओ ये कौन सी लॉन्ड्री है, और इस लॉन्ड्री से हमें पता चलेगा कि ये औरत रहती कहाँ है। सर, तब तक मैं इस बच्चे को संभालूंगा सर, अपने घर पे। बस बच्चे को अपने साथ रखना चाहता हूँ सर। सर, मैं भी आपकी मदद करूंगी। उसी का फोन है। सलाम बॉस। मुझे वो बच्चा किसी भी हालत में जिंदा चाहिए, किसी भी हालत में। समझ गए तुम? जी बॉस। सर, आप शांत हो जाइए, मैं इसे संभालती हूँ। इतनी बात मेरी समझ में नहीं आई। ये बड़े से बड़े मुजरिम को मैं आराम से निपट सकता हूं, पर छोटे बच्चे को संभालना जरा मुश्किल काम है ना। सर, एक बात कहूं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े गुनहगारों से निपट सकते हैं, छोटे बच्चों को संभाल सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने अंदर छुपे हुए दया को बाहर निकालने की, जिसका दिल मोम जैसा है, जो सबकी कदर करते हैं, जो प्यार करना भी जानते हैं। I mean, जो सबकी इज्जत करना भी जानते हैं। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर, मैं आ गया हूं। अरे फिर तुम, क्या बात है? आओ। सर, हाँ। जब मुझे एहसास हुआ कि आप अकेले बच्चे को संभाल नहीं पाओगे तो मैं आ गया। ला, बच्चा दो। इट्स ओके सर, मैं बच्चे को नहीं संभाल पाओगी, मुझे दे दो। लेकिन फ्रेडी, बच्चे को नींद नहीं आएगी, उसे सुलाने का तरीका मेरे पास है। बच्चा दे दो। अला ला 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 ला। फ्रेडी क्या कर रहे हो? सर, जिद छोड़ो और बच्चे को वापस दे दो शेफ। सर प्लीज, मैं संभाल लूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बच्चे को चुप कराने का फॉर्मूला मेरे पास है। श्रेया, टीवी का रिमोट देना। अब देखना सर, ये कार्टून चैनल देख के बच्चा कैसा खुश होता है। कौन से नंबर पे? फिर एक मिनट, वो शास्त्रीय संगीत वाला चैनल फिर से लगाना। सुरों की काफी समझ है इसे। हाँ सर, बड़ा होके बड़ा संगीतकार बनेगा। सब हो रही दुकान। ये लो, कस्टमर के कपड़े हैं, पैक कर दो। हाँ सर, कहिए, कपड़े देने आए हैं या लेने आए हैं? अगर देने आए हैं तो 5 दिन के बाद ही मिलेंगे, और अगर लेने आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 दिन के बाद ही आए होंगे। सर, मैं बहुत ही ईमानदार व्यापारी हूँ और मैंने आज तक अपने किसी भी कस्टमर को कोई भी धोखा नहीं दिया है। हाँ, ये कपड़े आपकी लॉन्ड्री में धुले हैं ना? जी हाँ मैडम, ये हमारी लॉन्ड्री के ही हैं। आप यही जानना चाहते हैं कि ये कपड़े किसके हैं? समझदार लगते हो, बता। हाँ, 1 मिनट, रघु बुक दो।
मिल गया सर। ये कपड़े किसी गोपी नाम की औरत के हैं। गोपी, एड्रेस भी लिखा होगा उसमें? नहीं सर, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन फ़ोन नंबर है। दो। साहब, मुझे तो पहले से शक था जब वो लड़की यहाँ कपड़े डालने आई थी। ऐसा क्या किया था उसने? मैडम, मैंने बोला 5 दिन बाद कपड़े लेके जाना। वो बोली मैं 2 दिन में आऊंगी। मैंने कहा नहीं मिलेंगे, तो मुझसे गुस्सा करने लगी। बोली तुम्हें धोबी घाट पर ले आकर उल्टा लटका दूंगी, और किसी के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर चली गई। उस मोटरसाइकिल वाले का चेहरा देखा था तुमने? साहब, उस समय शाम हो चुकी थी और वो रोड के उस पार खड़ा हुआ था, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया साहब। इस मोबाइल नंबर के जरिए हम उस मोटरसाइकिल वाले तक पहुंच जाए। चुप रहो, समझे? तो एक मिनट। उस औरत का नाम गोपी था। वेरी गुड। उसके मोबाइल नंबर से उसका घर का पता निकालो। इस केस में इस औरत की पूरी जानकारी चाहिए हमें, ठीक है? रजत, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। दया, तुम फौरन अपनी बंदूक नीचे रख दो, वरना इस लड़की का भेजा बाहर कर देंगे। दया, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये बच्चा हमारे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। अपनी जान की परवाह करने वाले कायरों को हम सीआईडी में भर्ती नहीं किया करते। अगर इस बच्चे को किसी ने छुआ भी ना, तो तुम सबकी अर्थी यहीं से उठेगी। अर्थी तो इस छोकरी की उठेगी। दया, बस तुम कंधा देने के लिए तैयार रहो। बंदूक नीचे रखो, नीचे रखो बंदूक। सर, आप मेरी परवाह मत कीजिए, आप गोली चलाइए। चुप! दया, गन नीचे रख, नीचे रख गन दया, वरना इस छोकरी की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। एक मिनट। इतना छोटा सा मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है? ये तो कोई राक्षस ही है जो ऐसे मासूम बच्चे पर हमला करने को देखता है। सर, उस गुंडे का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम शमी है और उस पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग के 3 केसेस चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग? लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है, कोई बड़ी साजिश है ये। सर, मोबाइल कंपनी ने गोपी का जो एड्रेस दिया था वो गलत है। गलत है? हाँ सर। मतलब सर, ये सब पहले से प्लान था? अरे, वाइफ का फोन। कैसी लगी ट्यून? अच्छी अच्छी अच्छी। सर, कल रात दया सर के घर पे टीवी पर जब शास्त्रीय संगीत आ रहा था, तब बच्चा अचानक से शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। अच्छा, वैसे आमतौर पे इस तरह की धुन सुनकर बच्चे उछलने लगते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी फ्रेडी सर की रिंगटोन सुनकर बच्चा कैसे खुश हो गया? सर, हो सकता है कि जब से इस बच्चे का जन्म हुआ हो तब से ये शास्त्रीय संगीत सुनता आ रहा। हो सकता है इसके माता पिता में से कोई संगीतकार या गायक हो। कविनगर जाके पता लगाना पड़ेगा कि वहां पर कोई शास्त्रीय संगीत विद्यालय है क्या। ता थई तत थई ता थई तत थई ता थई तत थई तत थई ता थई तत थई ता थई तत। एक मिनट,
सही जगह पे हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, ये बच्चा तो बड़ा कोमल है। इसके पैर में कला भी नजर आती है, लेकिन नृत्य सीखने के लिए ये उम्र बहुत छोटी है। मास्टर जी, हम यहाँ बच्चे को नृत्य सिखाने के लिए नहीं लाए हैं। तो फिर इस नन्ही सी जान को आप यहाँ क्यों ले आए? हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। ओह जी, पूछिए। जरा इस बच्चे को देखिए। आप पहचानते हैं इसे? देखा आपने इसे? जी नहीं, इस बच्चे को कभी देखा नहीं मैंने। आपने इस औरत को देखा है? अरे ये तो हमारे बगल वाली डे केयर सेंटर में काम करती है। बेबी डे केयर सेंटर? एक्सक्यूज मी, आप इस औरत को पहचानती हैं? ये तो गोपी है, हमारे यहाँ आया का काम करती है। लेकिन हुआ क्या है इसे? कल एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। आप इस बच्चे के बारे में क्या बता सकती हैं? इसका नाम बॉबी है और इसकी माँ का नाम जूही है। ये LSD सोसाइटी में रहती है। LSD सोसाइटी? ऐसा लग रहा है मैंने इनको कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। सर वो देखिए। खून से सने हुए जूतों के निशान। ये देखो पूर्वी, ये चप्पल के निशान तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी चप्पल गोपी ने पहनी हुई थी। इस औरत ने जो सैंडल पहने हुए थे, उस सैंडल के नीचे के हिस्से की तरफ हमें खून के कुछ अंश मिले और वहां से भी हमें सूखा हुआ खून मिला था। अभी कोई संजोग तो नहीं हो सकता है ना सर? पर सर, गोपी तो गुनहगारों की साथीदार थी। वो खिड़की से बच्चे को लेकर क्यों भागेगी? ये समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ आई क्यों थी। वो तो नर्सरी में आया का काम करती थी ना। मगर सर, जूही को मारने के बाद बच्चे को अगवा करने की क्या जरूरत थी? एक बच्चे से किसी का क्या फायदा हो सकता है? सर, मुझे लगता है ये जूही के पति की फोटो है। लेकिन ये जूही की पति की फोटो है नहीं, बल्कि थी। हॉल में इस फोटो पे हार चढ़ा हुआ था। एक काम करो, इस कमरे को अच्छी तरह से छान मारो, तो देखो क्या मिलता है। सर, सही देखिए। तो जूही एक एक्ट्रेस थी, इसीलिए उसने अपने पोर्टफोलियोज बनाया था। याद आया सर, मैंने इनको एक पंजाबी फिल्म में देखा था, उसमें हीरोइन थी। अच्छा? हाँ सर। इस घर का लिव एंड लीज एग्रीमेंट मिला है सर। सर ये वोटर आईडी है सर। इसमें इनका नाम जूही नहीं बल्कि असली नाम शीतल है सर। और ये जीवन शांति आश्रम का रिसीप्ट भी है सर। तो ये बात है। ये जूही उर्फ शीतल 5 सालों तक एक आश्रम में रह रही थी और 1 साल पहले ही आश्रम से बाहर आई है। मगर सर, एक फिल्म की हीरोइन 5 साल तक आश्रम में क्यों रहेगी? ये देखो, शीतल के पिता रविकांत का नाम लिखा हुआ है इस कार्ड पे।
सर ये रहा डॉक्टर रविकांत का घर। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वो। सर ये घर तो लगता है काफी टाइम से बंद पड़ा है। हाँ रजत, ये देखो कितने दिनों के अखबार पड़े हैं यहाँ पर, ये सारे खत पड़े हैं। काम करो, इन दोनों घर के अंदर जाके अच्छी तरह से तलाशी देखता हूँ ये चिट्ठियां क्या है। हमसे पहले ही यहाँ कोई आ चुका है, शायद कुछ ढूंढने। देखो कुछ हाथ लगता है क्या? सर लीगल नोटिस? अरे सुनिए सुनिए, देखिए मैं सीआईडी से हूँ। एक बात बताइए, आप रविकांत जी को जानते हैं? हाँ सर, 10 सालों से वो मेरे पड़ोसी हैं। अचानक उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अचानक मौत हो गई रविकांत जी की? कब, कैसे? गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो कंट्रोल नहीं कर सके और वो जाके नदी में गिर गए। ओह माय गॉड। कुछ मिला? नहीं सर। ये रविकांत जी का एक्सीडेंट ही था या? एक्सीडेंट ही था सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब जा सकते हैं। नोटिस कैसी? माय गॉड, तो रविकांत जी के घर की नीलामी की नोटिस है। सर इतनी जल्दी ही नोटिस? पिछले महीने तो रविकांत जी की मौत हुई थी। तो पूर्वी पिछले महीने रविकांत जी की मौत होगी, उसके बाद में उनकी बेटी शीतल की मौत। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर अब शीतल के बच्चे की भी जान को खतरा है। इस रविकांत जी के एडवोकेट से मिलना पड़ेगा, वकील से मिलना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा इस घर के नीलामी का राज क्या है। ओ, रविकांत जी की प्रॉपर्टी की नीलामी की नोटिस ये तो मैंने बनवाई है, लेकिन आपको कहां से मिली? उनके घर से। एक और बात, उनकी बेटी शीतल का किसी ने खून कर दिया। शीतल का खून? लेकिन ये किसने किया? उन्हीं का पता लगाने ही तो हम आपके पास आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। रविकांत जी और शीतल के बाद इस मकान पर हक किसका बनता है? शीतल जी के बेटे बॉबी का। सिर्फ मकान पर ही नहीं, कसारा में जो 50 एकड़ जमीन है वो भी बॉबी के नाम हो जाएगी। अच्छा, और ये नीलामी का आइडिया किसका था? रविकांत जी के छोटे भाई राकेश का। राकेश? इस राकेश के बारे में और कुछ जानते हैं? जी हाँ, दरअसल उनके परिवार को मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ। उनके सारे लीगल मैटर्स मैं ही देखता हूँ। रविकांत और राकेश के पिताजी की जब मृत्यु हुई तो उनके प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा रविकांत को मिला और सिर्फ 15% राकेश को। ऐसा क्यों किया उनके पिता? क्योंकि राकेश के तौर तरीके और आलसीपन की वजह से उनके पिताजी काफी नाराज थे और उनको राकेश पर भरोसा नहीं था। तो इस बात से तो राकेश जी को बहुत गुस्सा आया होगा। जी हाँ, बहुत। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। फिर अचानक दिवाली के दिन आकर गले मिले और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हो सकता है ये राकेश की चाल हो, रविकांत जी का भरोसा जीतकर उनकी पीठ पर वार करने की। सर ये भी तो हो सकता है कि बॉबी को राकेश जी ने अगवा करवाया हो। ये तो राकेश से मिलकर ही पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। डॉक्टर रविकांत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जी डॉक्टर रविकांत मेरे गुरु जैसे थे। आप? जी मेरा नाम फनीश है।
इस लैब में जो भी रिसर्चेज होती हैं उन्हें मैं फाइनेंस करता हूँ। मिस्टर फनीश, हम डॉक्टर रविकांत की मौत के बारे में आप लोगों से कुछ पूछताछ करने आए। उनकी मौत से तो हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है सर। न केवल इस लैब का बल्कि हमारे देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नसीब के आगे किसी का बस नहीं चलता। ऐसा लगता है कि उनकी मौत से किसी और का नसीब जरूर जग गया। मैं कुछ समझा नहीं। हमें शक है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ नहीं है बल्कि करवाया गया है। यानी किसी ने उनका मर्डर किया? शायद। वैसे किस चीज पे रिसर्च कर रहे थे डॉक्टर रविकांत? इसके बारे में तो उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो एक टॉप सीक्रेट रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए उसका जिक्र उन्होंने कभी किसी को नहीं किया। सर वो कुछ डरे डरे से रहते थे। क्यों? किससे? इसके बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं, लेकिन वो अपने जो रिसर्च के पेपर्स है ना वो अपने केबिन के लॉकर में रखते थे और तकरीबन हर रोज वो लॉकर का पासवर्ड चेंज करते थे। पता नहीं क्यों। लगता है ये रिसर्च की वजह से उनका खून किया गया है। उनका केबिन दिखाइए जरा। सरकारी तो यहीं खड़ी है, राकेश घर में ही होगा। हाँ, तो लगता है घर में कोई नहीं है, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। घर में कोई तो है, आवाजें आ रही हैं। खोल दो दरवाजा। संभल के। 3 खून किए उसने। इस तरफ जाओ। सर, लेकिन मैंने किया क्या है? किया क्या है? हैं? किया क्या है? अभी पता चल जाएगा क्या क्या है। इसके घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, तो प्लीज मुझे ये तो बताइए कि मेरा गुनाह क्या है? रविकांत और शीतल को क्यों मरवाया तुमने? शीतल का कत्ल हो गया सर? कब और कैसे? कब और कैसे? बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हो राकेश जी, हैं? सर प्लीज मेरा यकीन मानिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। रविकांत और शीतल को पहले मरवाया और फिर शीतल के बच्चे को अगवा किया। इस औरत को पैसे दिए थे ना तुमने ये सब करने के लिए? क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस औरत को मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। मैं रवि भैया और शीतल का खून क्यों करवाऊंगा? इसलिए, इस जायदाद के लिए। जायदाद के पेपर थे, है ना? क्यों? और तुम ये भी जानते थे कि रविकांत और शीतल की मौत के बाद ये सारी जायदाद शीतल के बेटे के नाम पर हो जाती,
और अगर शीतल के बेटे का कुछ कम ज्यादा होता तो ये पूरी की पूरी जायदाद तुम्हारे नाम पर हो जाती। यही चाहते थे ना तुम? जी सर, लेकिन क्या? लेकिन क्या? लेकिन सर, मैंने किसी का खून नहीं किया और ना ही सर मैंने बॉबी को किडनैप करवाया। प्लीज मेरा यकीन मानिए। तुम्हारा यकीन करूं? क्यों यकीन करूं तुम्हारा मैं? हाँ? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ सर, एक मिनट। रविकांत चैरिटी फाउंडेशन, 50 लाख रुपए। जी सर, जायदाद में जितना भी मेरा हिस्सा था उस सबको बेचकर सारे रुपए में रवि भैया की चैरिटी में डालने वाला था। सर, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। पैसों के लिए मैं अपने भैया का खून क्यों कर रहा हूं? सर, ये क्या? लॉकर तो खाली है। खाली है? अभिजीत, ये देखो अभिजीत, ये रिसर्च पेपर्स हैं, जला दिए गए हैं। वही पेपर है ना? हाँ सर, ये तो वही रिसर्च पेपर्स है जिन पर डॉक्टर रविकांत रिसर्च कर रहे थे, पर उन्होंने ये जलाए क्यों? शायद उन्हें डर होगा कि ये रिसर्च के पेपर किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। पंकज, मिला कोई? नहीं सर, सारी फाइल्स डिलीटेड है। एक फाइल है, इसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर। एक सेकंड सर, खुल गई। क्या है इसमें? पता नहीं, साइंस के आई थिंक कोई फॉर्मूलाज है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखता हूं। ओह, नहीं अभिजीत, ये कोई साइंस का फार्मूला नहीं है, ये एक वायरस की टेस्टिंग रिपोर्ट है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि जैसे जहर का काट जहर होता है, वैसे ही किसी भी बीमारी का इलाज उसके वायरस के द्वारा ही किया जाता है। और इस वायरस का टेस्ट किसी इंसान पर कर रहे थे डॉक्टर रविकांत। और कौन सा वायरस है ये? ये बेलकोप नाम का वायरस है। बहुत रेयर किस्म का वायरस है, ज्यादा सुना नहीं है इसके बारे में। मगर सर, ये वायरस टेस्ट किस पर कर रहे थे? माय गॉड, मैं समझ गया अभिजीत। अरे, है कौन वो? अभी नहीं, 1 घंटे के बाद मैं तुम्हें ब्यूरो में मिलता हूँ, कंफर्म कर लूं फिर बताता हूँ। सचिन, पता चला डॉक्टर रविकांत लैब में क्या बना रहा था? नहीं सर, अब तक तो कुछ नहीं पता चला। सालू के साहब कह के गए हैं कि 1 घंटे में वापस आता हूँ फिर। बस पता चल गया, मैंने गुत्थी सुलझा ली। यार तुम्हें बता ना सालू के। बॉस, उस रिसर्च लैब में हमने जिस पेशेंट की रिपोर्ट देखी थी उसमें पोलकोप नाम का वायरस था। ये कौन सा वायरस है? वही तो पता लगाना है, लेकिन एक टेंशन है बॉस। किस बात की टेंशन? बॉस, मैंने जब पता लगाया तो पता लगा कि पोलकोप नाम का वायरस तो है ही नहीं। अरे तो फिर सालू के साहब, उस मरीज के शरीर में ये वायरस आया कहाँ से? वही तो बॉस, मैंने जब उस बच्चे का ब्लड टेस्ट किया दोबारा से तो पता ये चला कि उसे हिस्लेक्सिया नाम की बीमारी है, सांस लेने की बीमारी, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं। लेकिन जब मैंने बच्चे का ब्लड टेस्ट किया तो पता ये चला कि हिस्लेक्सिया का असर उसके शरीर में, उसके खून में धीरे धीरे कम हो रहा है। वो कैसे? वही तो प्रॉब्लम है बॉस। जब मैंने बच्चे का ब्लड टेस्ट दोबारा से किया तो पता लगा कि उसके शरीर में अलग अलग किस्म के वायरस हैं, जिसकी वजह से हिस्लेक्सिया का असर उसके खून में धीरे धीरे कम हो रहा है। और इन्हीं वायरस में से पोलकोप वायरस भी है। मतलब वो टेस्ट रिपोर्ट बच्चे की थी? हाँ बिल्कुल। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है इस पोलकोप वायरस की वजह से ही हुआ है। कोई तो है जो इस पोलकोप वायरस पर कब्जा करना चाहता है। हाँ सर, डॉक्टर रविकांत ने वायरस के सारे सैंपल और रिसर्च के सारे मटेरियल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया सर। अब ये वायरस सिर्फ बच्चे के अंदर है। मतलब सचिन, बच्चे की जान को खतरा है। एसपी साहब का फोन। हेलो सर,
क्या बच्चे के शरीर में वायरस इंजेक्ट किया गया? सर लगता है इसीलिए उसका टेम्परेचर उतर नहीं रहा, उसे बुखार है सर। हाँ सर, हम लोग वहीं जा रहे थे। ठीक है सर, ओके चलो। तेरा खेल खत्म हो गया, चलकर नीचे रख। शेर का शिकार करने निकले थे गीदड़ लोग। बोल, किसके कहने पे किया ये सब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक मासूम बच्चे के साथ तुमने ऐसी घिनौनी हरकत की। मैं मजबूर था ऑफिसर। मैंने डॉक्टर रविकांत की रिसर्च पर लाखों रुपए खर्च किए, यह सोचकर कि रिसर्च कामयाब होगी तो मैं करोड़ों रुपया कमाऊंगा, मेरी कंपनी के शेयर्स फिर से टॉप पर आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर रविकांत अपने इन्वेंशंस तुम्हें नहीं बल्कि सरकार को देना चाहते थे ताकि हमारे देश के आम लोगों को फायदा हो। पर ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई। कैसे बर्दाश्त होती सर? लाखों रुपए का जुआ मैंने खेला, सारा रिस्क मैंने अकेले ने उठाया, और डॉक्टर रविकांत वो फार्मूला गवर्नमेंट को देना चाहते थे जो मुझे उसके लिए फूटी कौड़ी नहीं देते थे। और ये बात उन्हें समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी सर। बॉबी को अगवा करने का प्लान तुम्हारा ही था ना? हाँ सर, और जब मुझे पता चला कि डॉक्टर रविकांत ने वो वायरस बॉबी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है तो मैंने गोपी को आया बनाकर वहां भेजा और बॉबी को अगवा करने का प्लान बनाया। लेकिन जब गोपी को तुम्हारे घिनौने इरादों के बारे में पता चला तो उसके अंदर की ममता जाग गई और वो बॉबी को लेकर भाग गई। और उसी की बेवकूफी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अपनी मौत की वो खुद जिम्मेदार है। तुम जैसे हैवानियत के पुतले इंसानियत के बारे में कभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हें तो ऐसी सजा होनी चाहिए जिसे देखकर हैवानों की रूह कांप उठे। सर, हमें इस बच्चे के भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, इसके भविष्य का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। सर जी, सर जी, आज के बाद बॉबी को मैं संभालूंगा। अपने भाई के बेटे की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह से बड़ा कर। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिंदगी में कभी इस बच्चे को किसी मदद की जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। बहुत खुशी होगी हमें। थैंक यू। मैंने मकरंद साहब जैसा कलाकार मेरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। उनकी पेंटिंग में एक अजीब सी कशिश है जो देखने वाले को ऐसे आकर्षित करती है जैसे चुंबक सुई को आकर्षित करती है। लेकिन मुझे उनकी पेंटिंग से ज्यादा अच्छी उनकी ये एब्स्ट्रैक्ट मूर्ति लगी। कहने को तो ये सिर्फ कांच की है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे इसमें सचमुच जान हो। वाकई मैं तो आज घर से सोच के निकला हूँ कि आज मैं मकरंद साहब का ऑटोग्राफ लिए बिना यहाँ से हिलूंगा भी नहीं।
लेकिन मकरंद साहब हैं कहाँ? आसपास कहीं दिख नहीं रहे। चलिए उनसे पूछते हैं, शायद यही कुछ बता पाए। एक्सक्यूज मी। यस। मकरंद साहब नहीं आए। आप तो जानते हैं कि आर्टिस्ट कितने मूडी होते हैं, बस आते ही होंगे। क्या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं? क्यों नहीं। कलर कॉम्बिनेशन देखिए। बेटा बेटा दौड़ते नहीं बेटा, एग्जीबिशन। बेटा ऐसे दौड़ते नहीं बेटा, कोई चीज टूट गई तो। पापा चलो ना घर पे जाते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ बेटा अभी 2 मिनट। हाँ मैं एक फोन करके आता हूँ। ओके। पापा बिजी है, चलो तब तक हम लोग खेलते हैं। अरे बाप रे, देखा तुम्हारी वजह से टूट गया ना। सॉरी पापा। लाखों का था। अरे मकरंद साहब को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ये क्या? ओह माय गॉड, ये तो किसी इंसान की आंख है। तो ये बच्चे इस कांच की मूर्ति के आसपास खेल रहे थे, आपने इन्हें खेलने से मना कर दिया और गलती से आपके हाथ से ये कांच की मूर्ति टूट गई और अंदर से कनिस्टर निकला जिसमें ये आंख है, किसी इंसान की आंख। जी सर। सर वो कहावत है ना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वो बहुत सही है सर। अगर ये बच्चे यहाँ नहीं खेल रहे होते और ये मूर्ति टूटती नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये मूर्ति में आंख है। नाम क्या बेटा आपका? प्रथम। प्रथम, बहुत प्यारा नाम है। प्रथम, निखिल अंकल तुम्हें बाहर ले जाके चॉकलेट खिलाएंगे। नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है। बेटा जिद नहीं करते, तुम अपने फ्रेंड को ले जाओ। निखिल आजाओ बेटा आजाओ, चलो। ये मूर्ति को बनाने वाले मिस्टर मकरंद, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। सुबह सर आए थे, फिर किसी काम से निकल गए, तब से वापस नहीं आए। मूर्ति के टूटने की खबर दी उन्हें? नहीं सर, नहीं दे पाया। मैंने फोन ट्राई किया था लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मूर्ति पे एक आंख फ्री? मजाक समझ रहे हो तुम्हें? हैं? ये इंसान की आंख है, मतलब किसी इंसान के शरीर से आंख निकाली गई है। रजन, इस कनिस्टर को डॉक्टर सालुंके के पास भेज दो और मकरंद के घर का पता देना हमें। जी सर। हाँ सालुंके, आंख के बारे में क्या पता चला? टेट्रागोडाल। टेट्रागोडाल? हाँ बस, ये सॉल्यूशन जिसमें इस आंख को डुबो करके रखा गया है, इसे टेट्रागोडाल कहते हैं। और ये सॉल्यूशन इस आंख को सालों साल तक प्रिजर्व करके रख सकता है। मतलब मकरंद ने ये आंख टेट्रागोडाल सॉल्यूशन में इसलिए रखी ताकि वो डिकम्पोज ना हो, सड़े ना, है ना? बिल्कुल, वरना तो एक बार अगर इसके ब्लड सेल्स खत्म हो गए तो आंख तुरंत सड़ जाती है। फिर तो सर इस सोल्यूशन की वजह से ये बताना जरा मुश्किल होगा ना कि ये आंख कितनी पुरानी? सचिन, अगर आंख ज्यादा पुरानी होती तो बताना मुश्किल था, लेकिन बॉस इस आंख के कुछ ब्लड सेल्स अभी भी एक्टिव हैं। इससे ये पता चलता है कि ये आंख 16 से 18 घंटे पहले निकाली गई है किसी इंसान के शरीर में से। या फिर सालुंके पता लगा सकता है ना डीएनए टेस्ट से कि ये आंख किसी मर्द की है या औरत की? हाँ, पता लगाया जा सकता है। तो फिर लगा ना पता। लेकिन बॉस उसके लिए मुझे इस आंख को सेंट्रल लैब में लेके जाना पड़ेगा। सर मैंने शहर के सभी आई डोनेशन सेंटर में जाके पता किया है सर, पिछले 6 महीने में कहीं से भी कोई भी आंख चोरी नहीं हुई है सर। पिछले 6 महीनों में कहीं से भी कोई भी आंख चोरी नहीं हुई है? तो क्या मकरंद ने किसी की जान लेकर उसकी आंख निकाल ली और फिर वो मूर्ति में लगा दी? मगर सर मकरंद ने तो ये मूर्ति 3 महीने पहले बनाई थी, जबकि ये आंख 16 घंटे पुरानी। तो 16 घंटे पुरानी आंख 3 महीने पुरानी मूर्ति में कैसे फिट हो सकती? सचिन, जरूर बहुत पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी इस मकरंद ने, बहुत बड़ी प्लानिंग। पहले से ही उसने उस मूर्ति के अंदर जगह बना के रखी थी जहां पर ये कैनिस्टर फिट हो जाए। आद्या, मकरंद का फोन ट्रेस नहीं हो रहा, तो फिर उसके फोन रिकॉर्ड चेक किए? लंदन से कॉल आए थे। अच्छा, तो ठीक है, कोशिश जारी रखना, कुछ पता चले तो तुरंत बता देना मुझे। ओके? क्या हो? मकरंद को अक्सर लंदन से फोन आया करते थे और खास करके 3 अलग-अलग नंबर से। लंदन से? लेकिन सर उसे लंदन से कौन फोन कर सकता है? वही तो है, कौन ये
3 अलग अलग नंबर से फोन करने वाले मकरंद को लंदन से पता लगाना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का हूँ। आपका पार्सल समय से पहले पहुंच जाएगा। अब मकरंद बाहर गया हुआ है, पता नहीं कब तक आएगा। हाँ हाँ ठीक है, जैसे ही आएगा मैं उसको कह दूंगा कि आपसे बात कर लूँ। ओके जी, बाय। तुम लोग अब तक यहाँ खड़े हो, ऐसे ही बुत की तरह खड़े रहोगे या कुछ करोगे भी? किसी भी कीमत पर वो आंख मुझे वापस चाहिए। बॉस आप चिंता मत करो बॉस, बस अगले 10 घंटों के अंदर वो आंख आपको मिल जाएगी। शट अप, बकवास मत करो। पिछले 12 घंटे से यही डायलॉग सुन रहा हूं मैं। मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, समझे तुम लोग? बॉस आपको तो पता है कि वो आंख सीआईडी वालों के पास है, और सीआईडी वालों के हाथ से लेना मतलब मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। बस कोशिश जारी है बॉस। कोशिश कोशिश कोशिश। तुम लोगों को अगर अपनी जान प्यारी तो सिर्फ 2 घंटे मुझे वो आंख चाहिए, सिर्फ 2 घंटे। क्लियर? ठीक है बॉस, वो आंख आपको मिल जाएगी बॉस। बेटा कौन आया होगा? लगता है साहब होंगे। आप लोग? मकरंद है घर में? नहीं, मकरंद साहब तो घर पर नहीं है। तो ठीक है, फिर तुम ही से मिल लेते। अरे मैं तो आपको जानता नहीं, फिर आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? जब तक मिलोगे नहीं तब तक जान पहचान कैसे होगी? सचिन, निखिल, देखो हो सकता है घर में ही छुप के बैठा हूँ। अरे मैंने बोला ना साहब घर पर नहीं है, ऐसे कैसे घुस रहे हैं आप लोग? सीआईडी से हैं हम। सीआईडी? हाँ, कुछ और बोलना है आप? नहीं साहब। मकरंद तो घर में है ही नहीं। कहाँ गया मकरंद? पता नहीं साहब, बताकर नहीं गए। और कब से घर नहीं आए तुम्हारे मकरंद साहब? कल सुबह जो निकले अब तक लौटे नहीं। मकरंद अपनी पेंटिंग्स और मूर्तियाँ यहीं पे बनाता है? हाँ, पेंटिंग्स तो यहीं बनाते हैं मगर मूर्तियाँ नहीं। हाँ, यहाँ सिर्फ पेंटिंग्स दिख रही हैं। मूर्तियाँ कहाँ बनाता है जानते हो? पता नहीं साहब, मैं तो नौकर हूँ। ये लैपटॉप मकरंद का है? हाँ, ये साहब का ही है। निखिल, पर्सनल, इस फोल्डर में कुछ होना चाहिए। ये देखो, पिछले 5 साल में मकरंद की पेंटिंग्स और मूर्तियां कितने में बिकी हैं, इसका पूरा ब्यौरा है इसमें। कोई भी पेंटिंग 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा में नहीं बिकी, जबकि हर मूर्ति कम से कम 40 से 50 लाख रुपए में बिकती है। तो फिर ये मकरंद सिर्फ मूर्तियां क्यों नहीं बनाता? हो सकता है सिर्फ अपनी संतुष्टि, अपने क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए पेंटिंग्स बनाता हो। एक सेकंड, इसमें यह भी लिखा है कि ज्यादातर मूर्तियां लंदन में बिकती हैं, इसीलिए उसे लंदन से अक्सर फोन आया करते हैं। सचिन, कुछ तो है जिसका लेन देन लंदन से है। कल एग्जैक्टली कितने बजे तुम्हारे साहब यहाँ से गए थे? कल सुबह 8 बजे साहब निकले थे घर से एग्जीबिशन में जाने के लिए, ताकि पेंटिंग और मूर्ति सजा सके। फिर 10:30 बजे आए, और ताकि थोड़ा सो जाएं, ताकि शाम को एग्जीबिशन में वापस जा सके। तो आपके साहब घर पे सोए कितनी देर? सोए नहीं साहब, जैसे ही आए थे उसके 5 मिनट बाद वापस चले गए, और फिर अब तक नहीं आए। सिर्फ 5 मिनट में वापस चले गए? कैसे गए, अपनी गाड़ी से? नहीं, किसी टैक्सी में गए थे। ये कौन सी कंपनी की टैक्सी थी? ये तो पता नहीं साहब। अच्छा, ये टैक्सी तुम्हारे साहब ने बुलाई थी? नहीं साहब, उन्हें फोन आया था ये टैक्सी आ रही है, और जैसी टैक्सी आई वो टैक्सी में बैठकर निकल गए। टैक्सी का कुछ याद है तुम्हें? तुमने कुछ देखा था, उसका नंबर प्लेट वगैरह? नहीं साहब, नंबर प्लेट तो मैंने नहीं देखा, मगर हाँ उस पे एक स्टिकर लगा हुआ था, उतना गोल गोल होता है वो खाने का, क्या बोलते हैं, ढोकला? नहीं, ढोकला नहीं, पिज्जा। पिज्जा? किस कंपनी का पिज्जा था? क्या नाम था? ढेपला, डेल्पा पिज्जा। डेल्पा, हाँ साहब, उसी कंपनी का। और कुछ देखा था तुमने? हाँ साहब, गाड़ी के पीछे वाले शीशे पे एक और स्टिकर लगा हुआ था उड़ते हुए आदमी का। डेल्पा पिज्जा का ऐड, और पीछे वाली कांच पर उड़ते हुए आदमी का स्टिकर।
एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम सीआईडी से। सीआईडी? तो आपको भी अपनी गाड़ी पर स्टिकर्स लगवाने हैं? नहीं नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं है। आप ये बताइए कि डेल्पा पिज्जा नाम की कंपनी के ऐड आपने कौन सी टैक्सीज में लगाए? डेल्पा पिज्जा? एक मिनट सर, इस ब्रांड के ऐड हमने एफिशिएंट टैक्सीज की गाड़ियों पर लगवाए थे। एफिशिएंट टैक्सीज? जी। कुल कितने टैक्सीज में लगाए थे आपने ये स्टिकर? सर यही कोई 70 टैक्सीज थी। अच्छा, इनमें से किसी एक टैक्सी के पीछे वाले कांच पर कोई ऐसा स्टिकर लगा होता है एक ऐसे इंसान का जो हवा में उड़ रहा है? इंसान जो हवा में उड़ रहा हो? नहीं सर, ऐसे तो कुछ याद नहीं आएगा, पर हाँ हो सकता है मेरे स्टाफ में किसी को पता हो। समीर, आशीष, आनंद, मनीष, एक मिनट इधर आओ। हमने एफिशिएंट टैक्सीज के ऊपर जो डेल्पा पिज्जा के ऐड लगवाए थे, क्या उनमें से कोई टैक्सी ऐसी है जिसके पिछले वाले कांच के ऊपर कोई ऐसा स्टिकर है जिसमें कोई इंसान हवा में उड़ रहा हो? हाँ सर, ऐसा स्टिकर तो भोला की टैक्सी पे। भोला सर? भोला? ये भोला कहाँ मिलेगा? यहीं सर, आज वो सारी टैक्सियां फिर से आ रही हैं नए ऐड लगवाने के लिए, तो भोला भी जरूर आएगा। वेरी गुड, चलो भोला का इंतजार कर लेते हैं। साहब, नए ऐड के स्टिकर तैयार है? हाँ तैयार हैं, आप अपनी टैक्सी के पास जाइए, मिल जाएंगे। जी साहब। सर, नए ऐड का स्टिकर तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार है, आप जाइए, मिल जाएंगे। जी सर। चलो साहब, जल्दी से नया ऐड लगा दो। पुराना ऐड देख देख के लोग पक गए, और मैं भी। चलिए हम आपको कुछ नया दिखा देते हैं। आप लोग कौन है? आपकी टैक्सी के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है उड़ते हुए आदमी का, है ना? अरे भाई, मैं उड़ते हुए आदमी का लगाऊं या गिरते हुए आदमी का लगाऊं, इसे आप लोगों को क्या लेना देना है? लेना देना तो है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये इसको तो साहब, जाने दो साहब, जाने दो मुझे। सीआईडी जब मुजरिमों को पकड़ती है ना, तो जाने नहीं देती है। साहब, मुझको माफ कर दो, मैंने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ये सब किया है। मकरन कहाँ है? कौन मकरन साहब? वही मकरन जिसने एग्जीबिशन रखी थी, जिस एग्जीबिशन में हमें आदमी की आंख मिली कांच की मूर्ति से, वो मकरन कहाँ है? वो आंख मूर्ति? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। ना समझ पाने का नाटक बंद करो। जिसकी फोटो देखकर भागे थे तुम, ये आदमी कहाँ छुपा के रखा है इसे? अरे साहब, मैं तो ये समझा कि आप लोगों को पता चल गया है कि मैं अपनी टैक्सी कंपनी के साथ धोखा कर रहा हूँ, इसलिए मैं भागा था। धोखा? कैसा धोखा? साहब, हमारी टैक्सी कंपनी सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टैक्सी में बैठने की अनुमति देती है जो फोन करके टैक्सी बुक कराते हैं, और पैसे के लालच में दूसरे यात्रियों को भी अपनी टैक्सी में बिठा लेता था। और साहब, ये आखिरी आदमी था जिसको मैंने अपनी टैक्सी में बिठाया था। ओह, तो तुम इसलिए भागे थे? हाँ साहब, मकरन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और कब बिठाया था तुमने मकरन को टैक्सी में? साहब, कल सुबह 10 बजे फोन आया था। मुझे आरती नगर से फोन आया था कि टैक्सी चाहिए थी। मैं अपनी टैक्सी लेके वहाँ पहुँच गया था, बस, और कुछ नहीं जानता हूँ साहब। किस नंबर से फोन आया था? साहब, इस नंबर से फोन आया था साहब। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? ओह, ओके, नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आरती नगर के पीसीओ का फोन नंबर है ये। सर, मकरंद के नौकर ने कहा था कि उसने कोई टैक्सी बुक नहीं की थी। हो सकता है किसी और ने टैक्सी मंगवाई हो उसके लिए। हो सकता है मकरंद ने खुद फोन किया उस पीसीओ से जाके, ताकि जब कॉल रिकॉर्ड चेक हो तो किसी को उस पर शक ना हो। ये छोड़ा कहाँ था तुमने मकरंद? साहब, एनडी रोड पर गिलबर्ट आर्ट गैलरी है ना, उसी के सामने इसको छोड़ा था। सर, मकरंद पहले आर्ट गैलरी में था, फिर वो घर गया था, फिर वो वापस आर्ट गैलरी क्यों जाएगा? गैलरी के बाहर उतरा था ना, सकते अंदर गया ना हो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो दिखाई नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर साहब, क्या? अरे आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप कहाँ पे हो? आप वहीं पे रुको, हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? डॉक्टर सानोफी को चोट लग गई है, जल्दी चलो डीबी रोड। कानून के सामने जो गाड़ी देखी वो मकरंद की थी।
हो ना हो इन सब के पीछे ये मकरंद ही है। हो सकता है। चलो चल के आंख भी वापस ले लेते हैं और सड़क के साहब पर किए गए हमले का हिसाब भी। सर लगता है ये मकरंद अपने दूसरे घर से भी गायब हो गया है। या फिर हो सकता है अंदर छुपा। सोच के रहो। दया सर का नाम लो और तोड़ दो दरवाजा। अरे बाप रे, बड़ी भयंकर बदबू है। किसी लाश की बदबू है। सर कहीं मकरंद की तो नहीं है? हो सकता है। देखो लाश यहीं कहीं होगी। सर हम लोग तो सोच रहे थे कि इन सब के पीछे ये मकरंद है, मगर किसी ने इस बेचारे को मारकर इसकी आंख निकालकर इसी की बनाई हुई मूर्ति के अंदर रख दी और इसी की गाड़ी इस्तेमाल की डॉक्टर साळुंखे पर हमला करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आत्महत्या की हो अपनी गन से? नहीं फ्रेडी, खुद को ऐसे सामने से गोली मारना थोड़ा मुश्किल है और कोई अपनी ही आंख कैसे निकाल सकता है? हाँ ये बात तो है। गोली सामने से लगी है और लाश की पोजीशन को देख के लगता है कि खूनी यहाँ कहीं खड़ा होगा। सर इस गन में से एक गोली चली है, शायद मकरंद ने उस खूनी पर चलाई होगी अपनी आत्मरक्षा के लिए। और अगर ऐसा हुआ है निखिल तो इसका निशाना जरूर चूक गया होगा, क्योंकि कहीं और तो खून है नहीं। गोली ढूंढो, नहीं होगी। सर ये देखिए सर, गोली मिल गई। वेरी गुड फ्रेडी। काम करो और तलाशी लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो हमें खूनी तक पहुंचा है। ये क्या है? मकरंद की पिछली मूर्तियों के स्केचेस देखा? डीसीपी सर का अंदाजा सही था। मकरंद अपनी हर मूर्ति में इतनी जगह जरूर खाली छोड़ता था कि एक कैनिस्टर को आसानी से फिट किया जा सके। मतलब ये मकरंद उसी की बनाई हुई मूर्तियों के अंदर कैनिस्टर रखकर आग की स्मगलिंग करता था। हाँ सर, और शायद किसी ने बदला लेने के लिए इसी के साथ ऐसा कर दिया। मुझे नहीं लगता। आंखों की कालाबाजारी से सिर्फ 2-3 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। मकरंद की हर मूर्ति कम से कम 40 से 50 लाख रुपए में बिकती है, तो फिर सिर्फ 2-3 लाख रुपए के लिए कोई इतना खतरा क्यों लेगा? जरूर मकरंद की मूर्तियों में आंखें नहीं, कोई और चीज स्मगल की जाती है। कैसी चीज? वो तो नहीं पता फ्रेडी, लेकिन ये स्मगलिंग इंग्लैंड में होती है, तभी तो उसे लंदन से इतने फोन आते थे। तब तो सर इस मकरंद का कोई पार्टनर होगा, दोनों मनमन हुई, उसने इसी पर पहुंचा दिया। वही होगा निखिल जो मकरंद की मूर्तियों को विदेश भेजता था। पता करो कौन है। 2 घंटे गुजर गए, पता नहीं ये बेवकूफ आंख चुरा भी पाएंगे या नहीं। अगर कहीं सीआईडी के हाथ लगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बॉस, लेने के देने तो उस डॉक्टर साळुंखे को पड़ गए। बॉस मैंने कहा था ना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये लीजिए आपकी कीमतियां। शाबाश रंगा शाबाश। तू नहीं जानता कि तुमने कितना बड़ा काम किया। इसके लिए मैं तुम लोगों को इतने रुपए दूंगा, गिनते गिनते बुढ़े हो जाओगे। बॉस आप तारीफ कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं? तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ठीक है बॉस।
काम खत्म हो गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सबसे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलने की तैयारी करो। बॉस, हमारा हिस्सा। अरे हिस्सा भी मिल जाएगा, जल्दी क्या है? मैं कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ। बॉस माफ करना, पैसों के सामने कोई किसी का नहीं होता। मुझसे गद्दारी अभी देता हूँ हिस्सा। माफ करना, ये सारी की सारी दौलत सरकारी खजाने में जाएगी। गज नीचे। बहुत हो गया भागना तोड़ना। सर, मैं और मकरंद पार्टनर्स थे। मकरंद पेंटिंग से मूर्तियां बनाता था, मूर्तियों में हीरा छुपा देता था सर। फिर मैं उन हीरो को देश के बाहर लंदन ले जाता, उनकी तस्करी करता था सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने देश की संपत्ति स्मगल करके बाहर देशों में बेच रहे थे तुम। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ कर दीजिए। तुमने सिर्फ स्मगलिंग नहीं किया, बल्कि एक खून भी किया है, मकरंद का खून। मैंने जानबूझ के मकरंद को नहीं मारा सर, बल्कि वो मुझे मारना चाहता था सर। मैंने तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में सर उस पर गोली चलाई। पूरी बात बताओ, क्या हुआ था मकरंद के घर में? बताओ। उसने मुझे अर्जेंटली अपने घर में बुलाया। वो कह रहा था कि उसे कुछ मुझे जरूरी बात कर रही है, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। मकरंद, मकरंद, मकरंद कहाँ हो यार? मुझे घर में बुला के दरवाजा खोलकर बाहर चले गए क्या? तुम हीरो की चिंता बिल्कुल मत करना, मैंने जुबान दी है ना, तुम्हें हीरे मिल जाएंगे वक्त पर। मोहित का इंतजाम मैंने कर दिया है। आज का दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उसकी लाश से आंख निकालकर मैं पूरे खजाने का अकेला मालिक बन जाऊंगा। मेरी नहीं, तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा मकरंद। मुझे मारेगा, मुझ पे गोली चलाएगा तू? और जब मकरंद की मौत हो गई तो तुमने सोचा क्यों ना उसी का प्लान उसी पे आजमा लिया जाए। क्यों? मैंने मकरंद की आग निकाल ली, क्योंकि उस लॉकर रूम का दरवाजा हम दोनों की आग से खुलता था सर। लॉकर रूम का दरवाजा आंख से खुलता था? मतलब आइरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। हाँ सर, वही आइरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। उस लॉकर रूम के दरवाजे के स्कैनर के सामने जब तक हम दोनों की आंखें स्कैन नहीं हो जाती थी, वो दरवाजा नहीं खुलता था। तो इन मकरंद की आंख तुमने मूर्ति में क्यों छुपाई? क्योंकि सर मैं देश से बाहर जाने का इंतजाम कर रहा था, तब तक उस आंख को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी था सर। उस आंख को छुपाने के लिए मूर्ति से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती थी सर, लेकिन मेरी किस्मत खराब सर, वो मूर्ति टूट गई और मूर्ति के साथ साथ मेरा भाना भी फूट गया सर। तुमने स्मगलिंग करके देश के साथ गद्दारी की और एक खून भी किया। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। क्यों भाई? सर केस खत्म हो गया है और काम भी नहीं है। अगर आप कहें तो फिल्म देखने चल सकते हैं। अरे भाई मुझसे क्यों पूछते हो? एसीपी साहब से पूछो। सर एसीपी साहब फिल्म देखते हैं? अरे बिल्कुल देखते हैं भाई, हमारी और तुम्हारी तरह एसीपी साहब भी फिल्में देखते हैं। क्या बातें हो रही है? अब सर वो निखिल कह रहा था कि एसीपी साहब फिल्म देखते हैं क्या? अरे अच्छा, क्यों जानना चाहते हो तुम?
नहीं सर, मैं तो सर कह रहा था कि हम सब साथ चल के फिल्म देख सकते हैं सर। सर केस खत्म हो गया सर, काम भी नहीं, मतलब काम है सर, केस नहीं है सर। अगर आप कहें तो हम सब साथ चल के फिल्म। केस खत्म हो गया, काम नहीं है? हाँ? किसने कहा तुम्हें कि केस खत्म हो गया? किसने कहा? किसने कहा केस खत्म हो गया? मोहित ने सब कुछ मान लिया तो तुम्हें लगा मुझे मिल गया तो केस खत्म हो गया। केस अभी भी बाकी है, समझे? अभी भी रिपोर्ट आना बाकी है। अभी सारुण क्या आएगा रिपोर्ट लेकर, तब समझेगा। बॉस, ये मकरंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा देखो। सारुण के यार, इस पे तो लिखा है कि मकरंद मरने से पहले बेहोश था। हाँ बॉस, मकरंद बेहोश था क्योंकि उसके खून में मुझे फैप्टिया मिला है। फैप्टिया, जिसकी वजह से जब उसकी आंख निकाली गई वो मरा नहीं था, बेहोश था। मगर यार, मोहित के हिसाब से मकरंद की मौत गोली लगने से हुई है। बेहोशी का तो नामो निशान नहीं। मुझे लगता है मोहित झूठ बोल रहा होगा। लेकिन क्यों झूठ बोलेगा मोहित? मोहित झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है मोहित? बस ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। हाँ, पता है सारुण के, तेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही होती है, हर बात सही होती है, लेकिन क्यों? मोहित झूठ क्यों बोलेगा? सर वो मोहित कह रहा था ना कि मकरंद ने गोली चलाई थी और क्राइम सीन में हमें वो बुलेट भी मिली थी। सचिन, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकरंद के हाथों पर कहीं पर भी गन पाउडर के निशान नहीं है गन पाउडर के निशान। बिल्कुल कहीं भी गन पाउडर नहीं है। सर कहीं मोहित खुद के सारे इल्जाम लेकर किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? अरे वाह, अब सोचने लगे। अभी तक तो कह रहे थे कि केस खत्म हो गया, कोई केस नहीं है। क्यों? अब समझे इतना आसान नहीं। केस खत्म हो गया, सोचना पड़ता है, हर बात पे सोचना पड़ता है। सही सोचा है तुमने अभी। हो सकता है किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है मोहित, इसलिए सारे इल्जाम उसने अपने आप पर ले लिए। और किसे बचाने की कोशिश कर रहा है मोहित? मकरंद और वो तीसरा आदमी। कहीं मोहित उस तीसरे आदमी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इसलिए सारे इल्जाम अपने आप पर ले रहा है। और फिर मकरंद, यार सारुण के, मकरंद की आंख के बारे में कुछ और पता चला? हाँ बॉस। क्या? तारिका लगी हुई लैब में कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेगी। एक मिनट। हाँ, तारिका को याद करे तो तारिका का फोन। हाँ तारिका, हेलो तारिका। क्या हुआ? यार मुझे लगता है तारिका खतरे में। तारिका खतरे में है? क्या बात कर रहा है? तारिका, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ। तारिका, उठो। क्या हुआ? हाँ? You okay? आओ बैठो। चलो, कम। थोड़ा पानी पी लो। You okay? क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? सर, वो आंख लेके चला गया। आंख लेके चला गया? जिस बात का डर था वही हुआ। फिर से आंख चुरा के लेकर गए। वो आंख टेस्ट कर रही थी, दरवाजे पे एक आदमी आया। उसने प्यून के कपड़े पहने हुए थे। उसने मुझे कहा कि सालों के सर ने आंख मंगवाई है। मुझे उसी वक्त उस पर शक हुआ और मैंने आपको तुरंत फोन लगाया।
फिर मैंने जैसे ही आपसे बात की उसने मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघा और मैं बेहोश हो गई। और अब सर सारा पैसा सारा सोना हमारे हाथ लग चुका है, फिर ये आँख किसी को क्यों चाहिए होगी? और भी कोई राज जुड़ा हुआ है उस आंख के साथ, और भी कोई राज है जो अब तक हमारे सामने नहीं आया है। किसी भी हालत में हमें उस तीसरे आदमी तक पहुंचना ही है, पहुंचना है उस तीसरे आदमी तक। सर ये जो तीसरा आदमी है वो इस राज के बारे में अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उस आंख के पीछे पड़ा हुआ है सर। सचिन, और वो पूरा राज उस बंद लॉकर रूम के अंदर छुपा है, उस बंद लॉकर रूम के अंदर। सर पूरे शहर में ऐसी एक ही कंपनी है जो आइरिस लॉकर बनाती है। तो फिर चलो वहीं चलते हैं। सीपीयू को जला दिया, ये जो कोई भी है हमसे एक कदम आगे। He's dead. सर वहां से आवाज आ रही है। आप लोग कौन? घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से। आइए बैठिए। निकल पानी। मुझे बचा लीजिए, मुझे गोली लगी। घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। फ्रेडी, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। पानी ये लीजिए, पानी पीजिए आराम से। ये सब किसने किया? पता नहीं, कुछ लोग एकदम से ऑफिस में घुसे और उन लोगों ने अफरा तफरी मचा दी, कंप्यूटर भी जला दिया और बॉस को गोली मार दी। तो वो आपके बॉस थे? मिस्टर अनुराग, और मुझे गोली मार दी। अगर मैंने मरने का नाटक ना किया होता तो शायद 2-4 गोली और मार देते। अच्छा, कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड्स थे उनका कोई बैकअप है? इस रूम के ठीक सामने कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल के नीचे की तरफ हार्ड डिस्क छुपा के रखी हुई। भगवान करे वो सुरक्षित हो। एम्बुलेंस आ गई। निखिल, तुमने हॉस्पिटल पहुंचा। संभाल के। कुछ नहीं होगा। फ्रेडी, इस रूम के सामने एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां टेबल के नीचे एक हार्ड डिस्क होनी चाहिए। लेकर आ। हार्ड डिस्क मिल गई। वेरी गुड, शुक्र है उनके हाथ ये नहीं लगा। अब जल्दी से गाड़ी से अपना लैपटॉप लेकर आओ। लैपटॉप ये लो। इस हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट करो। सारे फाइल्स सर्च करो, देखो मकरंद कुमार के रिकॉर्ड्स कहाँ हैं। सर, इस मकरंद ने तो 2 बार आइरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, एक बार मोहित के साथ और दूसरी बार इसके साथ। तो ये है हमारा तीसरा आदमी। अरे दया अंकल, आप? अरे प्रथम बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा दया अंकल, मैं खेलने जाता हूँ। ओके बेटा। अरे बेटा, आप कितनी बार कहा मेरे पूछे बगैर दरवाजा नहीं खोलने का। सर, आप लोग केस सॉल्व हो गया क्या? हाँ, उसी खुशी में मिठाई खिलाने आए। मिठाई? बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा बाहर गया, वरना उसके शरीफ पिता का असली चेहरा उसके सामने आ जाता। अरे बेटा! ना, ना। मिठाई नहीं खाओगे? मोहित से पहले मकरंद का पार्टनर मैं था। एक दिन उसे शक हुआ कि स्मगलिंग के पैसे में से मैं पैसे चुरा रहा हूँ, और उसने सारा पैसा उस लॉकर रूम में बंद कर दिया। 5 साल पहले मकरंद और मेरा झगड़ा हो गया और उसने मोहित को अपना पार्टनर बना लिया। जिसकी वजह से तुम्हारा करोड़ों का माल उस
लॉकर रूम में कैद हो गया। हाँ सर, मैंने सुलह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मैंने मिन्नत की, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। फिर एक दिन मैं मकरन के घर पहुंच गया। सौरभ तुम? आज मैं सौरभ नहीं तेरी मौत बन के आया हूं। ये सब क्या है सौरभ? ये ले पढ़ इसको। ठीक है, तो प्लीज प्लीज गोली मत चलाना। एक शर्त पर, इसे जोर जोर की पढ़ और सुन। जब तक मैं रुकने के लिए नहीं बोलूं, पढ़ते रहना, समझे? ओके। तुम हीरो की चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने जुबान दी है ना, तुम्हें हीरे मिल जाएंगे वक्त पर। मोहित का इंतजाम मैंने कर दिया है। आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उसकी लाश से आंख निकालकर मैं पूरे खजाने का अकेला मालिक बन जाऊंगा। ये सब क्या है? ये है मेरा फैसला। कौन सा फैसला? या तो तू मर जा, या फिर तू मोहित को मारकर उसके पैसे को बराबर से बांट ले, समझा? ओके ठीक है। चल मोहित को फोन लगा, और कोई होशियारी नहीं, समझे? हाँ हेलो। हाँ मोहित। हाँ, क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? कुछ जरूरी बातें करनी है। नहीं, मैं फोन पर नहीं बता सकता। प्लीज तुम मेरे घर आ जाओ। ओके गुड। अब तुझे इनाम मिलेगा। इनाम? बेवकूफ, तुझे क्या लगा मैं करोड़ों का खजाना तुझे दे दूंगा? फिर मैंने मोहित के आने का इंतजार किया। मुझे मारेगा, मुझ पे गोली चलाएगा तू? वहां मोहित ने मकरन की आंख निकाल ली। फिर मैंने मोहित का पीछा किया। उसने वो आंख उसी मूर्ति में छुपा दी जिसमें मकरन अपने हीरे छुपाया करता था। फिर एग्जीबिशन में अपने बेटे को रोकने के बहाने उस मूर्ति को धक्का दे दिया ताकि वो आंख सबके सामने आ जाए और आप लोग इन्वॉल्व हो जाए। तुम हम लोगों को इस प्लान में क्यों शामिल करना चाहते थे? क्योंकि मैं एक ही तीर से दो शिकार करना चाहता था। एक तरफ मैं सारा खजाना हड़पना चाहता था, और दूसरी तरफ मैं चाहता था कि मकरन के खून में मोहित बच जाए और मुझ पर कोई आश ना है। तुम जानते थे कि खजाने के लिए मोहित हमसे वो आग चुरा लेगा, और तुम मोहित पे हमला करके उससे उसका खजाना चुरा लोगे और वो आग भी, और दोनों खजाने के मालिक बन जाओगे। हाँ, मेरा प्लान कामयाब भी हो गया था। मोहित ने डॉक्टर सालुंके से वो आग भी चुरा ली थी। उसने अपना सारा पैसा भी निकाल लिया था। बस मुझे मोहित को मारना था और ऐसा दिखाना था कि उसे उसी के आदमियों ने मारा है, लेकिन इससे पहले कि मैं करता। हम मोहित तक पहुंच गए और तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। तुमने मोहित को मकरन का खून करने पे मजबूर कर दिया और अपने इस घिनौने प्लान में सीआईडी को शामिल करने की गलती की। तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।